एवरीवन एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल और द हिंदू की बजाय आज टाइम्स ऑफ इंडिया के इस एडिटोरियल को कवर करेंगे। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कुत्तों पे, और या फिर यूं कहें डॉग्स के ऑनर्स पे और उनके पड़ोसियों पे। कुछ लोग जो डॉग से बहुत प्यार करते हैं लेकिन उनके पड़ोसी उसी डॉग से बहुत चिढ़ते हैं। ह्यूमरस टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है और ये आर्टिकल आपको आपकी लिमिट्स तक पुश करेगा। हंसी मजाक के टोन के आर्टिकल पढ़ना हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी चैलेंजिंग लगते हैं। इसीलिए इस तरह के आर्टिकल्स मैं आपको पढ़ाता हूँ। कुछ नया चैलेंजिंग पढ़ोगे तभी तो कुछ नया सीखोगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। एक लाइक और एक शेयर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब की बेस्ट एडिटोरियल क्लास लाने की हम कोशिश करते हैं। 5 मिनट में आप खुद ही जज कर लेंगे वीडियो को देख करके। कह रहा है जी पेट ग्रीवेंसेस। ये ग्रीवांस वर्ड का मतलब होता है शिकायत। इसको कंप्लेंट भी बोलते हैं, शिकायत। और ये जो पेट होता है ना, पेट, इस पेट के 2 मीनिंग है। पहला मीनिंग है पेटी। पेटी का मतलब होता है छोटा सा, मामूली सा, अदना सा। और दूसरा पेट का मीनिंग होता है जी पालतू पशु, कोई जानवर, कोई कुत्ता, बिल्ली, खरगोश जो आपने घर में पाल रखा हो। अब दोनों ही तरीके से ये टाइटल जो है बन जाएगा। कह रहा है कुछ ऐसी कंप्लेंट्स हैं समाज में लोगों को जो या तो पालतू जानवरों को लेकर के हैं या फिर वो छोटी छोटी पैटी पैटी मामूली सी कंप्लेंट्स हैं। बहुत बड़ी कंप्लेंट नहीं है लेकिन मामूली हैं, पैटी हैं। समझ गए? चलो वो कंप्लेंट्स क्या है देखो, यहीं से ह्यूमर शुरू हो जाएगा। यू कैन बार्क बट डोंट बाइक। आप बार्क कर सकते हैं, बार्क का मतलब होता है भौंकना। आप भौंक सकते हैं लेकिन आप काट नहीं सकते, यू कैन नॉट बाइट। तो ये कुत्तों के लिए नया फरमान जारी हुआ है। मुंबई के अंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो है एक नए रूल्स जारी किए हैं कि घर में अगर कुत्ता है, अगर उसने किसी को काट लिया मुंबई के अंदर, तो सारी जिम्मेदारी उस कुत्ते के ऑनर की होगी। चलिए थोड़ी बहुत चीज़ें मैं आपको शुरू में बता देता हूँ। सारे ग्रीन कलर्स में आपको मिलेंगे सब्जेक्ट्स इस पूरे आर्टिकल में, हर सेंटेंस के अंदर, और पिंक कलर में मिलेंगे आपको वर्ब्स। जैसे इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है, कैन बार्क इसकी वर्ब है। ये डू नॉट बाइट भी दूसरी वर्ब है, बट कंजंक्शन से जुड़ी हुई है। एक ही सब्जेक्ट ने 2 वर्ब्स को लिया हुआ है। कंजंक्शन बीच में आ जाए तो 2 वर्ब्स को, 2 सब्जेक्ट्स को, 2 एडवर्ब्स को, प्रीपोजिशन को, है ना, 2 तरह की चीज़ों को एक जैसी को मिलाने का काम करती है। चलिए सब्जेक्ट वर्ब को पकड़ते हुए जाना। ग्रीन पिंक को अगर आप पकड़ लेंगे तो मोटी मोटी 50% जंग आपकी पूरी हो जाती है। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल को शुरू करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ 5-6 वर्ड्स जो इस आर्टिकल में मोटे मोटे आए हैं, उनको एक साथ देख लो ताकि स्मूथली पढ़ सको। मेरी सभी क्लासेस के पीडीएफ्स, नोट्स, नोटिफिकेशंस अवेलेबल हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं @officialYT सर्च करके, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेगा ग्रुप का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही डाउनलोड करें YT ऐप को। आपकी अपनी एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड iOS दोनों में अवेलेबल है। फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप का काम है स्ट्रक्चर्ड वे में मेरी गाइडेंस के अंदर आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन मिल जाएगा। राइटिंग स्किल्स का आइकॉनिक कोर्स है हमारा। 50 से 60 घंटे में ये सारी स्ट्रक्चर्स बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाई जाती हैं। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी फॉर्मेट में आपको लिखना हो, कोड लगा लेना द राइटर, ताकि आपको मिनिमम प्राइस में कोर्स मिले। साथ ही आपको मिलेगा ऐप पे माइग्रेशन कोर्स यूपीएससी के लिए। राइटिंग स्किल्स को और ऊपर ले जाना हो, स्टेट पीएससी या यूपीएससी के लेवल तक हिंदी से इंग्लिश में माइग्रेट करने के लिए इस कोर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम ही इसका माइग्रेशन कोर्स है। इसमें यूपीएससी और स्टेट पीएससी के सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग से लेकर के ग्रामर, वोकैब और सीसेट तक। एसएससी और बैंकिंग के प्रैक्टिस बैचेस भी मिलेंगे, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और क्लरिकल पीओ, हर तरह के एग्जाम के हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, ये नंबर है व्हाट्सएप का। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज या ऐप से रिलेटेड, टीम से बात कर सकते हैं। चलिए वोकैब शीट है, थोड़ी जूम इन करेंगे आपके लिए ताकि आप पढ़ पाओ इसको। देखिए आज का पहला वर्ड है फूल प्रूफ। ये वर्ड याद करना बहुत आसान है। ये जो प्रूफ लगा होता है ना लास्ट में, वाटर प्रूफ यानी ऐसी चीज़ जिस पे पानी का असर ना हो। बुलेट प्रूफ यानी ऐसी चीज़ जिस पे बुलेट का, गोली का असर ना हो। और फूल प्रूफ क्या होगी? ऐसी चीज़ जो इतने अच्छे ढंग से बनी हो, सिक्योर हो, वेल डिज़ाइंड हो कि यहाँ तक कि एक मूर्ख आदमी भी उससे कोई गलती ना कर पाए। फूल यानी मूर्ख, तो फूल प्रूफ यानी बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनी हुई कोई चीज़। अगर कोई लॉक फूल प्रूफ है, अगर कोई सिस्टम फूल प्रूफ है, तो वो सिस्टम बहुत सिक्योर है, वेल डिज़ाइंड है। तो ऐसे इस वर्ड को याद रखना। लॉ इज़ नेवर फूल प्रूफ एंड इट ऑफ्टन मिसयूज्ड बाय सम मिसक्रिएंट्स ऑफ आवर सोसाइटी। कानून कभी भी फूल प्रूफ नहीं होता या वेल डिज़ाइंड या सिक्योर नहीं होता 100%।
और अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा, शरारती तत्वों के द्वारा, मिसक्रिएंट्स के द्वारा हमारी सोसाइटी के। मिसक्रिएंट होता है बदमाश, और फुल प्रूफ कभी भी कानून होगा नहीं, कभी ना कभी उसमें कोई पेंच निकलेगा। चलिए, फुल प्रूफ अगर कोई चीज़ है तो उसको फ्लॉलेस भी बोल सकते हैं, इनफॉलिबल भी बोल सकते हैं। इनफॉलिबल ये भी एक वन वर्ड है, जिसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो, इनफॉलिबल। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल यानी एकदम परफेक्ट, वन वर्ड्स हैं सारे। अनअसेलेबल, ऐसी चीज़ जिस पे अटैक ही ना किया जा सके, जो इतनी मजबूत हो। तो ये सारे वन वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं। यू विल सी दिस वर्ड इन टुडेज आर्टिकल। चलिए, अगला वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, मायोपिक। मायोपिक का मतलब होता है आप दूर दृष्टि, जो आपकी दूर की जो विजन है वो साफ नहीं है। आप पास की चीज़ों को अच्छे से देख लेते हैं, लेकिन दूर आता हुआ आदमी, जानवर, व्हीकल, कुछ भी आपको दिखाई नहीं देता। अक्सर मायोपिक लोग चश्मा लगाते हैं ना, हम लोग मायोपिक होते हैं। इन अ मायोपिक मूव द गवर्नमेंट अगेन इंक्रीज द टैक्स ऑन फ्यूल। अब देखो, इसमें सिर्फ दूर की फिजिकल विजन की बात नहीं है। मान लीजिए आप इस तरह के आदमी हैं जो दूर का सोच ना पाते हो, बस आज देखा, कल देखा और परसों का भगवान देखेगा, तो भी आप मायोपिक है। तो दूसरे तरीके से यूज़ किया हुआ वर्ड है एक मायोपिक मूव में, एक ऐसी हरकत में जो शॉर्ट साइटेड थी, जिसमें दूर की दृष्टि नहीं थी। हुआ क्या, उसमें सरकार ने फिर से टैक्स बढ़ा दिया फ्यूल पे। चलिए, मायोपिक यानी जो पास का देखे, दूर का ना देख पाए। मायोपिक का बिल्कुल उल्टा होता है क्लियरवॉयंट, ऐसा इंसान जो दूर दृष्टि रखता हो, जिसकी दूर की नज़र वैसे साफ हो या फिर आगे का बहुत आगे तक प्लान कर पाता हो। मैनी क्लियरवॉयंट नेशंस आर रैम्पिंग अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारी ऐसी नेशंस जिनकी दूर की दृष्टि अच्छी है, दूर की नज़र अच्छी है, वो रैंप अप कर रही हैं या अपग्रेड कर रही हैं अपने हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को। और कब कर रही हैं? बिफोर द ऑनसेट ऑफ फर्दर वेव्स ऑफ पैंडमिक। पैंडमिक की, महामारी की और ज़्यादा वेव्स या लहरों के ऑनसेट से पहले। ऑनसेट का मतलब होता है शुरुआत या अराइवल। तो पैंडमिक की और लहरें आएंगी ना, लहर नंबर 1, 2, 3, 4, ओमिक्रॉन, डेल्टा, क्रोमा, क्या क्या आते थे। तो अलग अलग वेव्स आने से पहले ही वो दूर दृष्टि रख के अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रही हैं। चलो, सेंटेंसेस इसी तरीके से बना रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ सकें। दूर का जो देख पाए वो विजनरी भी होता है, सगेशियस भी होता है, जुडिशियस और प्रोविडेंट भी होता है। सगेशियस वर्ड को खास ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए, अगला वर्ड अपने लिए इनस्क्रूटेबल। आपने एक वर्ड सुना होगा, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच। इनस्क्रूटनेबल हर वो चीज़ है जिसकी आप स्क्रूटनी ना कर पाओ, यानी वो इतनी ज़्यादा ऑब्सक्योर या मिस्टीरियस हो, अनक्लियर या बहुत हिडन हो अपने नेचर के हिसाब से, कि आप उसकी कितनी भी जांच कर लो, कितनी भी पड़ताल कर लो, आप उसकी गहराई तक नहीं उतरोगे। समझ पा रहे हो उस वर्ड को? इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल स्माइल वो स्माइल है जिस स्माइल के पीछे का मतलब आपको समझ में नहीं आया। इनस्क्रूटेबल फेस उस आदमी का फेस है जिसके चेहरे के भाव आपको समझ में नहीं आते हैं। शी हैड एन इनस्क्रूटेबल स्माइल दैट मेड इट हार्ड टू नो वट शी वॉज रियली थिंकिंग। उसकी एक बहुत ही मिस्टीरियस सी स्माइल थी जो इस चीज़ को बड़ा मुश्किल बना देती थी, मेड इट हार्ड कर देती थी कि आप नो कर सकें या पता लगा सकें वो वास्तव में क्या सोच रही थी। इनस्क्रूटेबल को या पहेली जैसी किसी मिस्टीरियस चीज़ को एनिग्मेटिक भी बोलते हैं और अनफैथमेबल भी बोलते हैं। फैथम करना यानी किसी चीज़ को समझना गहराई से, अनफैथमेबल मतलब जिसको गहराई से ना समझा जा सके। एनिग्मा यानी पहेली, एनिग्मेटिक यानी पहेली के जैसा। चलो, वोकैब मेरे ख्याल से बहुत हैवी आज की है ना। लास्ट वर्ड आपको दिखा देते हैं, ब्लेटेंट। ब्लेटेंट का मतलब ऐसी चीज़ जो खुलेआम हो रही हो और ज़ोर शोर से हो रही हो। अक्सर ब्लेटेंट वर्ड आपको नेगेटिव चीज़ों के साथ मिलेगा। ब्लेटेंट करप्शन, ब्लेटेंट क्रिटिसिज्म, ब्लेटेंट क्राई। द गवर्नमेंट हैज़ फेस ब्लेटेंट क्रिटिसिज्म ओवर द 3 फार्म बिल्स। सरकार ने फेस किया है या सामना किया है खुलेआम से या जोर शोर से होने वाले क्रिटिसिज्म का, आलोचना का 3 कृषि कानूनों पे। अब देखो, ये जो चीज़ें ज़ोर ज़ोर से होती है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ में, शोरगुल के साथ में, तो इनको बोलते हैं स्ट्राइडेंट, क्लैमरस, कैकोफोनस, वॉसिफरस, वेहमेंट, फियर्स। बहुत सारे वर्ड्स हैं, मुझे पता है आज आप ओवरफ्लो हो रहा होगा आपका वोकैब वाला पोर्शन। ठीक है, जितना आप रिटेन कर पाओ उतना अच्छा है। तो ब्लेटेंट आपने देख लिया। कैको यानी कर्कश, फोनो यानी आवाज़। कर्कश आवाज़ वाली कोई चीज़ जो ज़ोरों से बजती हो वो कैकोफोनस होगी। कैकोफोनस का ही सिनोनिम है वॉसिफेरस, जोर जोर से चिल्लाने वाली कोई आवाज़, वॉसिफेरस। वेहमेंट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो ज़ोरों शोरों से हो रही हो, जिसमें आवाज़ ना हो लेकिन फिजिकल मूवमेंट बहुत हो। ठीक है ना, जिसमें आप हाथ पांव बहुत हिला रहे हो। वेहमेंट फाइट वो फाइट है जिसमें हर आदमी एक दूसरे को पीट रहा है। तो इस तरीके से वेहमेंट में थोड़ा एक्शन बहुत ज़्यादा भरा होता है, वेहमेंट।
तो ये दोनों वर्ड्स वॉसिफेरस जोर शोर से आवाज़ वाला, वेहमेंट खूब ज़्यादा फिजिकल एनर्जी वाला, ये दोनों वर्ड्स को आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए वो कैब शीट अगेन टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, डाउनलोड करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ से मिल जाएगी। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। समरी ये है जी, एक रिसर्च पेपर छपा एक न्यूज़पेपर में, और रिसर्च में ये पता लगा कि 75% जो कुत्ते के काटने के केस होते हैं वो गली के कुत्ते से नहीं होते, वो किसी के पालतू कुत्ते से होते हैं। जैसे ये रिसर्च पेपर छपा तो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो BMC है, इसने कई नए रूल्स निकाल दिए कि आप किस तरह का कुत्ता सोसाइटी में रख सकते हैं, आपके कुत्ते के गले में कितनी लगाम होनी चाहिए, कितनी लंबी उसकी रस्सी होनी चाहिए, आपका वजन और आपके कुत्ते के वजन में कितना फ़र्क होना चाहिए। समझ पा रहे हो ना? तो आप रूल्स की एक लिस्ट देखना है इसकी पूरी। तो जब से ये रूल्स की लिस्ट निकली है ना, मुंबई के अंदर सोसाइटीज़ के अंदर लोगों का झगड़ा होने लगा है। और किन लोगों का? एक तो वो लोग जो डॉग्स के ऑनर्स हैं, जिनको कुत्तों से बहुत प्यार है, और दूसरे वो लोग जिनको कुत्तों से बहुत नफरत है। तो जिनको नफरत है वो कह रहे हैं बहुत अच्छे रूल्स हैं, और जिनको प्यार है वो कह रहे हैं बहुत ख़राब रूल्स हैं। और इसी कशमकश को, इन दोनों के झगड़े को ये आर्टिकल बताएगा कुत्तों की जुबानी इंसानों की नहीं, जानवरों की जुबानी बताएगा, ह्यूमरस टोन में, सरकास्टिक टोन में। तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। पहले एक बार दे दो इसको रीडिंग, जितना पढ़ पाओ, मीनिंग निकाल पाओ, निकालने की कोशिश करो। चलिए, कह रहे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पीपल। कह रहे जी 2 प्रकार के, 2 काइंड्स के लोग होते हैं, 2 तरह के लोग दुनिया में होते हैं। काइंड्स सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है। सवाल ये आएगा सब्जेक्ट वर्ब्स के बाद में क्यों आ रहा है? वो इसलिए क्योंकि क्लॉज शुरू हुआ है देयर से। देयर से, हेयर से जब भी क्लॉज शुरू हो तो वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले रखी होती है। ठीक है, काइंड्स प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। अगर काइंड लिखा होता तो यहाँ पे इज आता। कह रहे जी कौन कौन से? पहली तरह का है दोज हु हैव या हु लव डॉग्स, एंड दूसरे वाले दोज हु डू नॉट। कह रहे पहले तो वो वाले लोग जो प्यार करते हैं कुत्तों से, और दूसरे वो वाले लोग जो प्यार नहीं करते। हु की वर्ब है लव, हु की वर्ब है डू नॉट लव। यहाँ पे लव अंडरस्टूड है, डू नॉट के बाद में लिखा नहीं हुआ। कह रहे जी हुआ क्या? हुआ ये, दैट्स वाई मुंबईज हाउसिंग सोसाइटीज आर करंटली स्नॉलिंग और वैगिंग देयर टेल्स ओवर BMC's प्लान्स टू रिवाइज इट्स पेट पॉलिसी। कह रहा है इसीलिए, यानी कि दैट इज़ वाई मुंबई की जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटी समझते हो ना, 20, 50, 100, 1000 मकान होते हैं, लोग आपस में फ्लैट्स में रहते हैं। तो मुंबई के जो फ्लैट्स की सोसाइटियां हैं वो करंटली या तो स्नॉल कर रही हैं अपनी टेल को, या फिर वैग कर रही हैं। टेल का मतलब होता है पूंछ, स्नॉल का मतलब होता है गुस्से में हिलाना, और वैग का मतलब होता है प्यार से हिलाना। किसी जानवर को देखना, जब वो आपको प्यार कर रहा होगा तब भी पूंछ हिल रही होगी उसकी धीमी धीमी, और जब उसको बहुत गुस्सा आ रहा होगा तब भी वो पूंछ खड़ी होगी। तो स्नॉल होता है जी कंप्लेन करने वाला जो है जेस्चर, और वैग होता है प्यार वाला जेस्चर। कह रहे इसलिए फ्लैटों के अंदर अगर आप देखें मुंबई में, तो कुछ लोग या तो कंप्लेन कर रहे हैं ज़ोरों से, या फिर अपनी पूंछ प्यार से हिला रहे हैं डॉगीज़ की तरह। और किसके ऊपर? BMC के प्लान्स के ऊपर, मुंबई की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्लान के ऊपर, जो है रिवाइज करने के या फिर से बनाने के अपनी पेट पॉलिसी को। चलिए, दैट की वर्ब है इज, हाउसिंग सोसाइटीज़ की वर्ब है आर स्नॉलिंग या आर वैगिंग। वैग योर टेल, अपनी पूंछ प्यार से हिलाना, स्नॉल योर टेल, गुस्से में अपनी पूंछ को हिलाना। आगे कह रहे हैं द रीजन्स फॉर एन अनडाउटेडली टाइटर लीश आर अ स्पेट ऑफ डॉग अटैक्स। कह रहे जो रीजन्स है ना मुंबई कॉरपोरेशन के, और किस चीज़ के लिए, 4 लगा के बता रहा है। एक ऐसी टाइटर, एक ऐसी ज़्यादा स्ट्रिक्ट लीश के लिए या लगाम के लिए। लीश वो होती है जो जानवर के गले में लगाम लगाई जाती है, या फिर किसी भी चीज़ पे जो लगाम लगे वो लीश होती है। तो BMC की जो लीश जो टाइट हो रही है, और अनडाउटेडली टाइट हो रही है, कोई डाउट नहीं है इस बात में। कह रहे इसके रीजन जो है ना, वो है एक स्पेट या एक झड़ी या एक श्रृंखला कई सारे डॉग अटैक्स की, कुत्तों के द्वारा होने वाले हमलों की। और कह रहे जी एंड हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स रिवीलिंग दैट 75% आर पेट्स नॉट मच मलाइंड स्ट्रेस। और ये जो हॉस्पिटल के स्टैटिस्टिक्स है, जो आंकड़े हैं, उनके रिवील करने का है रीज़न कि 75% जो ये अटैक्स हैं वो पेट्स की वजह से हैं, ना कि उन स्ट्रेज की वजह से, आवारा कुत्तों की वजह से। स्ट्रे यानी सड़क पे चलने वाला आवारा कुत्ता, जो मच मलाइंड है, जो बहुत ज़्यादा कीचड़ जिस पे उछाला गया है। मलाइंड मतलब धूमिल, जिस पे आपने मिट्टी कीचड़ उछाली है, जिसका आपने कैरेक्टर असैसिनेशन किया है कि गली का कुत्ता है ना, ये तो सबको काटेगा। तो वो तो 25% ही अटैक करते हैं, 75% अटैक मुंबई के हॉस्पिटल्स बता रहे हैं कि किसी के पालतू कुत्तों से ही होगा। चलिए, रीजन्स सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, स्पेट का मतलब है बहुत बड़ी नंबर, लार्ज
नंबर ऑफ समथिंग, या एक के बाद एक होने वाली घटनाएं, श्रृंखला या झड़ी बोल सकते हैं इसको। स्ट्रे मैंने आपको समझाया, आवारा कुत्ते को बोलेंगे। मलाइंड मतलब जिसको आपने मलाइन कर रखा हो, जिसको आपने कीचड़ उछाल रखा हो, है ना, धूमिल कर रखा हो। बढ़े आगे। मलाइन यहाँ पे एडजेक्टिव है स्ट्रेज नाम के नाउन के लिए। मच यहाँ पे एडवर्ब है। जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव को कोई एडवर्ब चाहिए होती है तो आप उसके लिए मच नाम के एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा और चैलेंजिंग फील होगा आपको। कह रहे मुंबई मिरर्स लीड स्टोरी विच रिपोर्टेड दिस हैज लेड टू वेरी लाउड बार्क्स ऑन आवर गेटेड कम्युनिटीज कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप्स। कह रहे मुंबई मिरर नाम की जो किताब है या अखबार है, जो न्यूज़पेपर है, इसकी जो लीड स्टोरी है, कवर स्टोरी है, मेन स्टोरी, जिसने रिपोर्ट किया इस पूरे मामले को, ये 75-25 के आंकड़े को, कह रहे जिसने रिपोर्ट किया दिस को, कह रहे ये लीड टू कर गई है परफेक्ट टेंस में, हमें इस तरफ ले गई है। और किस तरफ ले गई है? बहुत जोरों की बाक्स की तरफ या भौंकों की आवाज़ की तरफ, हमारी गेटेड कम्युनिटीज़ के व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। तो कम्युनिटी के अंदर आप देखोगे ना, शहरों में फ्लैट्स जहाँ भी होते हैं 50-100 लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं अपना, ताकि वो बातचीत कर सकें, अपनी कॉमन प्रॉब्लम शेयर कर सकें। तो आप देखोगे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोरों की आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, गुस्से भरी, जो बाग्स के जैसी लगेंगी, कुत्तों के भौंकने जैसी लगेंगी। चलिए, लीड स्टोरी सब्जेक्ट है, वर्ब है इसकी हैज़ लेड टू, स्टोरी के लिए आया विच की वर्ब है रिपोर्टेड, रिपोर्टेड यानी जिसने ये रिपोर्ट किया। अब वो बाग्स किस तरह की हैं या व्हाट्सएप ग्रुप किस तरह के हैं? कह रहा है जी फूल प्रूफ बैरोमीटर ऑफ सोशल डायनामिक्स, पॉलिटिकल लीनिंग्स, कंजम्पशन पैटर्न्स एंड द न्यूसेंस न्यूसोस ऑफ 202308B। कह रहा है ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना, ये फूल प्रूफ बैरोमीटर हैं। बैरोमीटर का मतलब होता है किसी चीज़ को नापने वाला यंत्र, कोई ऐसा इक्विपमेंट जो किसी चीज़ की गहराई को, दबाव को, है ना, नापे, मेज़र करे। तो कह रहा है ये एक फूल प्रूफ यानी वेल डिज़ाइंड बैरोमीटर होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं, और किसके? सामाजिक डायनेमिक्स के, लोगों के आपसी रिश्तों के। सोशल डायनेमिक्स क्या है? कौन क्या काम करता है, किससे कैसा रिश्ता रखता है ना, कोई आपसे छोटा, कोई आपसे बड़ा, कोई उम्र के अंदर, कोई ओहदे के अंदर, ये सोशल डायनेमिक्स है हमारी। तो ये फूल प्रूफ बैरोमीटर होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स। दूसरा, ये बैरोमीटर होते हैं पॉलिटिकल लीनिंग के, आप किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ लीन करते हैं, झुके हुए हैं, ये भी इन ग्रुप से पता लग जाएगा, क्योंकि ये फुल प्रूफ बैरोमीटर हैं, बहुत अच्छे ढंग से बने हुए ये जो सिस्टम है। और आपके कंजम्पशन पैटर्न्स भी पता लग जाएंगे, आप किस तरह का कंज्यूम करते हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, क्या खाना खाते हैं। और साथ में इससे न्यूसेंस भी पता लगेगी। न्यूसेंस का मतलब होता है इरिटेशन, अनोयंस, जो आप लोगों के लिए खड़ी करें। कह रहे हैं इससे न्यूसेंस, न्यूरोसिस भी पता लगेंगे। न्यूरोसिस होते हैं दौरे, अटैक्स। कुछ लोगों को न्यूसेंस के न्यूरोसिस होते हैं ना, अनजाने में किसी को कुछ भी लड़ लेना, किसी से झगड़ा कर लेना बिना बात, तो ये होते हैं न्यूसेंस न्यूरोसिस। न्यूरोसिस मतलब दौरे, और न्यूसेंस आप समझ गए हैं, वो किसके? फ्लैट नंबर 2308B के। अब ये कोई फ्लैट में कोई रहता नहीं है, ये इसने हंसी मजाक में बोला है कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में देखें तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। सोशल डायनामिक्स पता लगेंगे आपको, पॉलिटिकल लीनिंग पता लगेगी, लोगों के कंजम्पशन पैटर्न पता लगेंगे, और आपकी सोसाइटी में एक आधा कोई येड़ा पेड़ा भी होगा ना, जो किसी फ्लैट नंबर में रहता होगा, उसके न्यूसेंस न्यूरोसिस भी इस ग्रुप में से आप पकड़ पाओगे। समझिए ना, एक आदमी होता है जो ग्रुप में सबसे लड़ लेता है, किसी भी बात पे बुरा मान जाता है। तो इसने एग्जांपल दिया कि जैसे वो 2308 नंबर फ्लैट में रहने वाले अंकल जो हैं, जिनको दौरे पड़ते हैं। चलो, इट हैज़ बिकम पूप लिटर्ड बैटल ग्राउंड ऑफ डॉग हैव्स एंड हैव नॉट्स। कह रहे ये जो बन चुके हैं ना ग्रुप, ये बन चुके हैं ऐसे बैटल ग्राउंड, ऐसे जंग के मैदान, जो एक तो हैं डॉग हैव्स के, डॉग हैव्स यानी जिनके पास डॉग्स हैं, और दूसरा डॉग हैव नॉट्स के, हैव नॉट्स यानी जिनके पास डॉग नहीं है। समझ पा रहे हो? ये जो हैव्स और हैव नॉट्स बहुत पुराने फ्रेज हैं अंग्रेजी में, जनरली ये मनी के लिए यूज़ होता है। हैव्स यानी मनी रखने वाले लोग, हैव नॉट्स यानी जिनके पास पैसा नहीं है। तो इसने मनी वाले फ्रेज को डॉग से जोड़ दिया। तो यहाँ पे इस बैटल ग्राउंड में आपको दिखेंगे ऐसी बैटल जो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में है, कुत्तों के मालिकों और कुत्तों से नफरत करने वाले लोगों के बीच में है। अब ये बैटल ग्राउंड कैसा है? पूप लिटर्ड है। पूप का मतलब होता है शिट, है ना, डॉग शिट, और लिटर्ड का मतलब होता है फैला हुआ। इस पूरे बैटल ग्राउंड में, इस जंग के मैदान में आपको डॉगी की शिट मिलेगी हर जगह, यानी ये डॉगी के ऊपर होने वाला जंग है पूरा का पूरा। चलिए, इट्स का मतलब है इट हैज़, आपको परसों ही करवाया था ये कॉन्सेप्ट। जब भी अपोस्ट्रोफी एस लग जाए तो या तो इज़ होता है वो, या वॉज होता है, या हैज़ होता है।
तो मैंने बिकम देखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखी, तो इट हैज़ बिकम अपने आप में अंडरस्टैंड कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। चलिए, कह रहा है ह्यूमन सेंट्रिक वर्ल्ड व्यू इज नॉर्मली मायोपिक ओवर राइट्स ऑफ एनी अदर स्पीसीज। कह रहा है जो वर्ल्ड व्यू है ह्यूमन सेंट्रिक मतलब जिसके सेंटर में ह्यूमन है। हमारी पूरी वर्ल्ड व्यू जो है ना, हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया, वर्ल्ड व्यू क्या है, दुनिया को देखने का नज़रिया, वो ह्यूमंस के हिसाब से है। हम थोड़े ना जानवरों के हिसाब से, पेड़ों के हिसाब से, पौधों के हिसाब से दुनिया को देखते हैं। तो कह रहा है ह्यूमन को बीच में रख करके दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो नॉर्मली बहुत मायोपिक होता है या फिर शॉर्ट साइटेड होता है। और किस चीज़ को लेकर के, ओवर लगा के बता रहे हैं, हकों को लेकर के, किसी भी दूसरी स्पीसीज़ के, किसी भी दूसरी प्रजाति के। हमारे इतना दिमाग इस तरीके से है कि हम किसी दूसरी जाति, प्रजाति, जानवर के हक के बारे में नहीं सोचते हैं। सही बात है। वर्ल्ड व्यू की वर्ब है इज। मायोपिक यानी शॉर्ट साइटेड, जो दूर का ना देख पाए, और जो देख पाए वो हो जाएगा क्लियर वॉयेंट। करवाए थे वर्ड्स दोनों आपको मैंने। क्लियर वॉयेंट को सगेशियस भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, बाद में करवाता हूँ, इसको पूरा करते हैं पैराग्राफ को। कह रहा है एट रिस्क ऑफ बीइंग बुक्ड और एक्साइज्ड फ्रॉम बुक माई शो आई विल इवन से दैट डॉग्स आर अ लिटिल लाइक वीमेन इन इंडिया। कह रहा है जी इस रिस्क पे, इस जोखिम पे, एट रिस्क, और जोखिम किसका है, बुक हो जाने का। बुक होना यानी पुलिस द्वारा गिरफ्तार होना। टू ब्रिंग समवन टू बुक यानी किसी को गिरफ्तार करके थाने में लाना। तो ये बुक वर्ड को ऐसे कनेक्ट करना। कह रहा है जी इस जोखिम को झेलते हुए जो है पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने का, और या फिर काट दिए जाने का, एक्साइज किए जाने का, या बॉयकॉट किए जाने का बुक माई शो से। एक्चुअल में ये जो ऑथर है इस आर्टिकल के, वो कुछ शोज वगैरह करते होंगे। बुक माई शो से आप उनका शो जो है कॉमेडी शो वगैरह देख सकते हो। कह रहे हैं इन दोनों रिस्कों को उठाते हुए, जोखिमों को उठाते हुए, ये जो ऑथर है वो ये कह रहा है मैं यहाँ तक कि ये कह सकता हूँ कि जो डॉग्स हैं वो थोड़े थोड़े औरतों के जैसे हैं, विमेन के जैसे हैं भारत के अंदर। उनकी हालत जो है विमेन के जैसी है। कैसे? पेडेस्टलाइज्ड एज मैन्स बेस्ट फ्रेंड्स बट अनएम्पावर्ड स्ट्रेज आर किक्ड अराउंड। कह रहा है ये पेडलाइज्ड है। पेडलाइज करना यानी किसी को किसी पेडल पे, मंच पे बिठाना, किसी को आइडलाइज करना, किसी को बहुत हाई रिगार्ड देना। पेडल क्या होता है? पेडेस्टल होता है मंच। कह रहा है ये कुत्ते जो हैं, डॉग्स, ये मैन के बेस्ट फ्रेंड की तरह इनको रिगार्ड दिया जाता है, बहुत ऊंचा इनको दर्जा मिलता है। लेकिन जो अनएम्पावर्ड होते हैं, वो डॉगीज जिनके पास कोई पावर नहीं होती, जो गली में घूमते हैं, वो अक्सर वो स्ट्रेज किक अराउंड होते हैं, दिन भर वो लात खाते हैं। तो बिल्कुल औरतों की तरह है यहाँ पे। कहने का मतलब ये, इंडिया में भी आपको देखेंगे तो कुछ विमेन की हालत बहुत ख़राब है जो अनएम्पावर्ड है, और जो एम्पावर्ड है उनको आप मैंस का बेस्ट फ्रेंड मान लेते हो, है ना, सब उनसे दोस्ती करते हैं। चलिए, आई से, आई सब्जेक्ट है, विल से इल बनाया हुआ है, डबल एल जो अपोस्ट्रोफी, विल से इसकी वर्ब है। डॉग्स की वर्ब है आर। पेडेस्टलाइज यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पेडेस्टल यानी मंच, पेडेस्टलाइज यानी जिसको आपने हाई रिगार्ड दिया हो, आइडोलाइज किया हो। स्ट्रेज यानी गली के कुत्ते, वर्ब है इनकी आर किक्ड। स्ट्रे होता है आवारा कुत्ता, लिविंग इन स्ट्रीट्स। चलिए, ये जो एट रिस्क देख रहे हैं ना, इस फ्रेज को ध्यान से देखना। हिंदी में बोलते हैं जोखिम में, मेरी जान जोखिम में है, उसकी नौकरी जोखिम में है। और मैं के लिए अपने ईडियम लगाते हैं इन, तो रिस्क को आप लिखेंगे इन रिस्क, माई लाइफ इज़ इन रिस्क, योर जॉब इज़ इन रिस्क। तो ये जोखिम में होना अंग्रेजी में इन प्रेपोजिशन से नहीं बताया जाता, एट से बताया जाता है। ठीक है, ये न्यूआंसेस पकड़ने पड़ेंगे आपको। ऐसे हिंदी से इंग्लिश करोगे हर जगह तो पकड़े जाओगे आप। इन रिस्क नहीं होता, एट रिस्क होता है, जोखिम में होना। कह रहा है जी मोस्ट पेट डॉग्स हाउएवर आर पैम्पर्ड विद कॉफर्स एंड पेडिक्योर्स। कह रहा है ज़्यादातर जो पेट डॉग्स हैं, पालतू कुत्ते हैं, वो पैम्पर किए जाते हैं। पैम्पर करना यानी लाड़ प्यार करना, सर चढ़ा लेना किसी को। छोटे बच्चे को भी कर लेते हैं ना कुछ लोग, चॉकलेट खा ले, ये कर ले, वो कर ले। तो ज़्यादातर पालतू कुत्ते जो है ना, हालांकि वो पैम्पर्ड होते हैं। स्ट्रीट वाले तो मार खाते हैं, पालतू वाले बहुत लाड़ प्यार लेते हैं। कभी तो उनको मिलते हैं पेडिक्योर्स। पेडिक्योर्स यानी उनके पाँवों की सफाई होती है, नाखून कटेंगे उनके। और कभी इनको मिलते हैं कॉफर्स, ये एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है हेयर स्टाइल। और क्या मिलते हैं? डिज़ाइनर कोट्स भी मिल जाते हैं कुत्तों को, और प्यारे प्यारे क्यूट बूट्स भी मिल जाते हैं। कह रहा है विद विच दे वॉक ऑल ओवर दे सो कॉल्ड मास्टर्स। कह रहे ये वही प्यारे प्यारे बूट्स हैं जिसके साथ में या जिनके साथ में ये कुत्ते वॉक करेंगे या चलने लगेंगे ऑल ओवर, हर जगह। किसी चीज़ के ऊपर घूमते हैं ना आप चारों तरफ, तो ऑल ओवर घूम रहे हैं, तो ये हर जगह ऊपर घूमते हैं अपने कहे जाने वाले मास्टर्स के, अपने ऑनर्स के। तो कुत्ता आपके कंधे पे चढ़ जाएगा, छाती पे बैठ जाएगा, प्यारे प्यारे क्यूट से जो है बूट्स पहन के। चलिए,
मोस्ट पेट डॉग्स सब्जेक्ट है, आर पैम्पर्ड पैसिव वॉइस में इसकी वर्ब है, पैम्पर करना किसी को इंडल्ज करना, लाड प्यार से सर पे चढ़ा लेना। कॉफियर्स फ्रेंच वर्ड है, हेयर स्टाइल के लिए यूज़ होता है। पेडिक्योर मैनिक्योर आपको पता होंगे, पेडिक्योर पाँवों के लिए, शायद मैनिक्योर हाथों के लिए। दे आया डॉगीज़ के लिए, दे की वर्ब है वॉक। चलो अब 2 कॉन्सेप्ट्स आपको करवाएंगे। पहले इजी वाला करवा दूँ? चलो पहले इजी वाला कर लो। ये 5 वर्ड्स को ध्यान से देखो, शक्लें देख लो इनकी। लास्ट में सबके क्या आ रहा है? एस। लेकिन इनकी खासियत क्या है? इनके एस पे मत जाना। ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं, एस हमेशा लगेगा। सिंगुलर होंगे तो सिंगुलर वर्ब ले लेंगे, प्लूरल होंगे तो प्लूरल वर्ब ले लेंगे। एस को देख करके कभी डिसाइड मत करना ये वर्ड्स, ये नाउन्स क्या हैं। समझ पा रहे हो? स्पीसीज इज, स्पीसीज आर। स्पीसीज यानी प्रजाति, एक प्रजाति तो प्रजाति एक, स्पीसीज इज, और बहुत सारी हैं तो स्पीसीज आर। हैज़ लग जाएगा, हैव लग जाएगा, जो लगाना चाहो। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है लोकेशन या अता पता। किसी एक आदमी का हो तो इज, बहुत लोगों का हो तो आर। हेडक्वार्टर्स आपको पता है हमेशा पीछे एस लेगा ये वर्ड, एक हेडक्वार्टर्स इज, बहुत सारे आर। बैरक्स समझते हैं आप, जहाँ पे कैदियों को रखा जाए, है ना, बैरक्स इज और आर। कैदियों को नहीं, इनफैक्ट फौजियों की भी बैरक्स होती हैं, आर्मी पर्सन भी। जो बैरक क्या होती है? डॉर्मेट्री होती है, ऐसी डॉर्मेट्री जहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग रह रहे हैं। अगर वो सारे कैदी हैं तो प्रिजन बैरक हो गई, और सारे फौजी हैं तो, है ना, फौजियों की सोल्जर बैरक्स हो गई। चलिए, मीन्स का मतलब होता है जरिया। मीन नहीं है ये, मीन का मतलब होता है एवरेज। एस लगा दोगे तो बन जाएगा जरिया। एक जरिया हो तो इज, बहुत सारे जरिए हो तो मीन्स आर। अब इस कॉन्सेप्ट को लगा के देखते हैं इन क्वेश्चंस पे। द कंपनीज करंट हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन चेन्नई while the headquarters of its competitors are situated in Bangalore। कंपनी का जो करंट हेडक्वार्टर है वो लोकेटेड है चेन्नई में, जबकि जो हेडक्वार्टर्स हैं इसके कॉम्पिटिटर्स के, इसके प्रतिद्वंदियों के, वो सिचुएटेड हैं बेंगलोर में। देखो, कंपनी का तो एक ही हेडक्वार्टर है और कॉम्पिटिटर्स के बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि 5 कॉम्पिटिटर है तो 5 हो गए। तो आपको लगेगा कि एक हेडक्वार्टर है, इज लगा हुआ है तो हेडक्वार्टर ही लिख देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हेडक्वार्टर्स सिंगुलर में भी हेडक्वार्टर्स ही होता है, यहाँ आपको हेडक्वार्टर नहीं हेडक्वार्टर्स लिखना पड़ेगा। आगे जो हेडक्वार्टर्स लिखा है इसकी वर्ब प्लूरल है, और ये बिल्कुल ठीक है। ये वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स ले सकता है। एक इंसान के लिए होगा तो सिंगुलर, बहुत सारी कंपनियों के लिए होगा तो प्लूरल। समझ गए? द ह्यूमन स्पीसीज हैव द गिफ्ट ऑफ थिंकिंग एंड एनालिसिस, समथिंग मोस्ट अदर स्पीसीज ऑन द प्लैनेट ऑन द अर्थ लैक्स। जो ह्यूमन स्पीसीज है, आदमी की प्रजाति है, उसके पास गिफ्ट है सोचने और समझने का, एनालिसिस करने का, विश्लेषण करने का। और ये एक ऐसी चीज़ है, समथिंग, जिसको ज़्यादातर दूसरी स्पीसीज़ जो हैं अर्थ पे लैक करती हैं या उनके पास कमी है। आदमी की प्रजाति की बात हो रही है, एक ही प्रजाति है, एक ही स्पीसीज़ है। स्पीसीज़ वर्ड सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इस केस में सिंगुलर होगा, हैव की जगह पे हैज़ लगेगा। और ये ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर दूसरी प्रजातियाँ जो हैं, अब यहाँ पे स्पीसीज़ प्लूरल हो गया, अदर लग गया इसके आगे। यहाँ पे आपको वर्ब भी जो है प्लूरल देनी होगी, स्पीसीज ऑन द अर्थ लैक। समझ रहे हो? एक ही नाउन एक बार सिंगुलर वर्ब लेगा, दूसरी बार प्लूरल वर्ब लेगा, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल में जुड़वा है, एक जैसा ही दिखता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो यहाँ पे स्पीसीज लिखा हुआ है, प्लूरल के लिए अदर लगा हुआ है। अब आ जाओ थोड़े मुश्किल वाले कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी कंपैरेटिव डिग्री लगी हो तो आपको सेल्फ कंपैरिजन नहीं करना है। वो कैसे होता है? माउंट एवरेस्ट इज़ हायर देन K2। माउंट एवरेस्ट जो है वो ऊंचा है K2 नाम की पहाड़ी से। बात बिल्कुल सही है। हायर यानी कंपैरिजन हो रहा है ना, सेकंड डिग्री लगी हुई है कंपैरिजन वाली, देन भी लगा हुआ है और बाद में कंपैरिजन दिया भी हुआ है। लेकिन इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखना चाहूँ, माउंट एवरेस्ट इज़ हायर देन ऑल माउंटेन पीक्स। माउंट एवरेस्ट ऊंचा है सभी माउंटेन पीक से। मुझे ये बताओ, क्या ऑल माउंटेन पीक्स में माउंट एवरेस्ट आएगा ही नहीं आएगा? मान लीजिए दुनिया में 100 माउंटेन पीक्स हैं, तो 99 तो हो गई, कोई और एक हो गया एवरेस्ट, ऐसा ही होगा ना। अगर मैं ऐसा लिख दूं, माउंट एवरेस्ट ऊंचा है सभी माउंटेन पीक से, तो इसका मतलब जो 99 दूसरी हैं उनसे भी और खुद से भी, यानी माउंट एवरेस्ट खुद से भी ऊंचा है। तो कंपैरिजन करते हुए कंपैरेटिव डिग्री के साथ में ध्यान रखना है आपको उसका सेल्फ कंपैरिजन नहीं करवाना, एवरेस्ट का एवरेस्ट से कंपैरिजन ना हो। तो इसके लिए क्या करें? सिंपल सा काम करना है, जब भी आपको ऑल या एनी मिले, इसके बाद में अदर लिख दें। ऑल अदर लिखते ही मतलब ये हुआ, अगर दुनिया में 100 थी तो 99 तो कोई और है, एक माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट इन दूसरी अदर 99 से ऊंचा है। ऑल अदर यानी माउंट एवरेस्ट को छोड़ दो, बाकी सभी की सभी 99। तो अदर लगाने से आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बन जाएगा।
ऑल के बाद में, एनी के बाद में, दोनों के बाद आपको ऐसा ही करना है कंपैरेटिव डिग्री के साथ। चलो, माउंट एवरेस्ट इज हायर देन ऑल माउंटेन पीक्स इन यूरोप। माउंट एवरेस्ट ऊंचा है सारी माउंटेन पीक से जो यूरोप में है। अभी आपने सीखा ऑल के साथ में अदर लगेगा जब कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल भी तो करना है भाई। ये रूल इस्तेमाल तो कर ही लोगे आप, मैंने सिखा दिया, लेकिन दिमाग इस्तेमाल करना थोड़ा ना भूलोगे। भाई साहब, माउंट एवरेस्ट यूरोप में है ही नहीं। यहाँ पे सारी माउंटेन पीक्स की बात हुई थी, उसमें माउंट एवरेस्ट शामिल था, लेकिन माउंट एवरेस्ट तो एशिया में है, यूरोप में तो दूसरी माउंटेन पीक्स है। तो फिर अदर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यूरोप की माउंटेन पीक्स के अंदर माउंट एवरेस्ट आता ही नहीं है। सेल्फ कंपैरिजन हो तभी अदर लगाना है। जब सेल्फ कंपैरिजन हो ही नहीं रहा, यूरोप का एशिया से कंपैरिजन हो रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है। चलो, ये एडवांस वर्जन था इसका, लकीर का फ़कीर नहीं बनना है। एक और सेंटेंस देखो, माउंट एवरेस्ट इज हायर ऑफ या हाईएस्ट ऑफ ऑल अदर माउंटेन पीक्स इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट ऊंचा है सभी दूसरी माउंटेन पीक से दुनिया में। सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है देखने में, सारी पीक्स आ गई, सबसे ऊंचा है, ऑल अदर लिख दिया, ऑल के बाद में अदर लगा दिया, लेकिन फिर भूल गए आप। ये मैंने आपको बताया था कंपैरेटिव डिग्री के साथ होगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ ये पंगे नहीं लेने हैं। सुपरलेटिव डिग्री के अंदर आप खुद को शामिल कर सकते हैं उस ग्रुप में जिसमें आप सबसे ऊंचे हैं। मैं क्लास में सबसे लंबा हूँ, मैं क्लास में सबसे लंबा हूँ, माउंट एवरेस्ट दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ है। समझ पा रहे हो ना, मैं क्लास में लंबा हूँ तो ऐसा ना बोलो कि मैं क्लास में बाकी सब लोगों से सबसे लंबा, नहीं, सबसे लंबा हूँ तो मैं भी इंक्लूडेड हूँ क्लास में। तो यहाँ पे सेल्फ कंपैरिजन का चक्कर नहीं पड़ेगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में ये पंगे नहीं लेने हैं। स्मिता राइटिंग इज बेटर देन एनीवन इन योर क्लास। स्मिता की राइटिंग बेटर है, बेहतर है किसी भी इंसान से उसकी क्लास में। उसकी क्लास में तो स्मिता खुद भी आ गई, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो गया, एनीवन एल्स मैंने लिख दिया, लेकिन ये सेंटेंस अभी भी गलत है। क्यों गलत है? अरे भाई साहब, स्मिता की राइटिंग जो है वो बेहतर है क्लास में किसी और की राइटिंग से, किसी और से बेहतर नहीं है। तो एनीवन एल्सिस, स्मिताज राइटिंग इज बेटर देन एनीवन एल्सिस राइटिंग इन द क्लास। एक जैसी चीज़ों का ही कंपैरिजन किया जाए, है ना। दिल्ली की हवा का लखनऊ की हवा से कंपैरिजन होगा, गंगा के पानी का नील नदी के पानी से कंपैरिजन होगा, स्मिता की राइटिंग का किसी और आदमी की राइटिंग से कंपैरिजन होगा, तो एल्सिस लिखना पड़ेगा। चलिए, कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, लॉजिकली समझाया, दिमाग में बैठ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, दिमाग लगा के इसको इस कॉन्सेप्ट के साथ अप्लाई करना। सीजीएल एग्जाम इज़ क्वाइट ईजियर टू हैंडल देन ऑल बैंकिंग जॉब एग्जाम्स। सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत ईजी है हैंडल करने में, बजाय सभी बैंकिंग जॉब्स के एग्ज़ाम्स के। ऑल का इस्तेमाल हो गया है, देन लग गया है, कंपैरेटिव लग गई है। अब देख लो थोड़ा दिमाग लगा के क्या करना है, एल्स लगाएं या ना लगाएं। पढ़ लो इसको आराम से। कह रहे जी, हेयर इज अ डिस्पैच फ्रॉम व्हाट्स लिटरली अ टफ वॉर। कह रहे यहाँ देखो एक डिस्पैच है आपके लिए। डिस्पैच के दो मतलब होते हैं, पहला तो है पार्सल जो आपका अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा से आता है। दूसरा डिस्पैच का मतलब होता है रिपोर्ट किसी मामले पे। तो यहाँ पार्सल तो आया नहीं फ्लिपकार्ट से, यहाँ रिपोर्ट आई है। तो कह रहा है ये देखो एक रिपोर्ट आपके लिए, और कहाँ से? वहाँ से है, उस जगह से, फ्रॉम व्हाट्स जो है सच में या लिटरली एक टर्फ वॉर। टर्फ वॉर यानी एक ऐसी वॉर जो कि ज़मीन के लिए होती है। मेरा बॉर्डर तेरा बॉर्डर, मेरी ज़मीन तेरी ज़मीन, है ना, इंडिया पाकिस्तान चाइना। तो इंडिया पाकिस्तान एलओसी एलएसी से आपको एक रिपोर्ट भिजवाते हैं। रिपोर्ट क्या है? हैव नॉट्स वेहेमेंटली डिमांड दैट दीज मैसी डेंजरस बीस्ट बी केप्ट ऑफ द ग्रास। जो हैव नॉट्स हैं यानी जिनके पास डॉगी नहीं है, वो ज़ोरों शोरों से, वेहेमेंटली ज़ोरों शोरों से डिमांड करते हैं कि ये जो मैसी और डेंजरस बीस्ट हैं, मैसी यानी गंदे, डेंजरस यानी खतरनाक, तो ये गंदे खतरनाक जो जानवर हैं, बीस्ट हैं, ये दूर रखे जाएं, केप्ट ऑफ किए जाएं ग्रास से यानी घास से। तो सोसाइटी की घास में इनको आने ना दिया जाए, डॉगीज़ को। हैव नॉट्स आप समझ चुके हैं, जिनके पास डॉगी ना हो। डिमांड है इनकी वर्ब, बीस्ट की वर्ब है बी केप्ट ऑफ। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड लगा हुआ है, ऐसा हो, ऐसी वो डिमांड करते हैं, इसलिए बी प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म। वेहेमेंटली, ब्लेटेंटली, वॉसिफेरसली, कैकोफोनसली, फियर्सली, याद है ना सारे वर्ड्स। कह रहे जी ऑल अदर जनरल एरियाज टू, और साथ ही साथ दूसरे जनरल एरियाज से भी इनको दूर रखा जाए। लिफ्ट में ये ना आए, पार्किंग में ये ना आए, है ना, घर में रहें। कह रहे द हैव्स एज अनयील्डिंगली पिट देमसेल्फ अगेंस्ट सच बुल। और कह रहे जो हैव्स हैं, जिनके पास डॉगी हैं, वो बिल्कुल यील्ड किए बिना, सरेंडर किए बिना, डरे बिना, झुके बिना, अनयील्डिंगली पिट करते हैं या रखते हैं अपने आप को, देमसेल्व्स को, और किसके सामने? ऐसी बुल के सामने।
देखिए बुल को यहाँ पे बुलशिट मान सकते हैं आप। उनको लगता है कि ये जो डॉगी ना रखने वाले लोग हैं ये बड़ी बकवास कर रहे हैं, बुलशिट कह रहे हैं। तो उस बकवास के सामने जो इनको लग रही है ये अपने आप को पिट करते हैं। पिट का मतलब होता है किसी का सामना करने के लिए तैयार होना। पिट समवन अगेंस्ट समबडी एल्स, है ना, किसी को किसी के सामने खड़ा करना। एक्चुअल में ये पिटबुल बनाना चाह रहा था। पिटबुल एक कुत्ते की प्रजाति है जो बहुत झगड़ा करती है, तो वो पिटबुल वाली फीलिंग इस सेंटेंस में आपको मिल जाएगी। दे पिट देमसेल्व्स अगेंस्ट सच ए बुल। चलिए हैव्स की वर्ब है पिट। कह रहे दे इंसिस्ट दैट बाय लॉज एंड मेंटेनेंस चार्जेस एंटाइटल ऑल ऑक्यूपेंट्स ऑफ अ फ्लैट टू अ कॉमन फैसिलिटीज रिगार्डलेस ऑफ नंबर और नंबर ऑफ लेग्स। अब यहाँ हंसी मजाक की बात कर रहा है। कह रहा है जो कुत्तों के मालिक है वो इंसिस्ट करते हैं, जोर देके कहते हैं इस बात को कि जो सोसाइटी के बाई लॉज हैं, बाई लॉज यानी सोसाइटी का कायदा कानून जो उन्होंने किताबों में लिखा हुआ है, और जो उसकी मेंटेनेंस फीस है हर महीना 5,000 से लेकर के 50,000 तक होती है अच्छे अच्छे फ्लैटों में, ये जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं ये एंटाइटल करते हैं इनको, या ये हक देते हैं सभी ऑक्यूपेंट्स को, सभी फ्लैट में रहने वालों को, और क्या कि उनको कॉमन मिले सारी फैसिलिटीज़ तक वो जा सकें, लिफ्ट में, पार्किंग में, घास में, कहीं भी वो घूम सकें। और कैसे घूमेंगे? बिना इस चीज़ को तवज्जो दिए रिगार्डलेस ऑफ कितने नंबर हैं उस घर में रहने वाले, या फिर कितने नंबर ऑफ लेग्स वाले उस घर में रहते हैं। समझ गए ना, व्यंग की बात कर रहा है। वो कहते हैं कि हमने तो सोसाइटी की फीस दी हुई है, हर महीना 5-10 हज़ार रुपये महीना देते हैं मेंटेनेंस चार्जेस का, तो हमें एंटाइटलमेंट है कि इस फ्लैट में रहने वाले हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो कॉमन एरियाज़ में जा सकें, और हमारा कुत्ता भी उन्हीं में से एक है। और नंबर ऑफ लेग्स के ऊपर भी कोई पाबंदी नहीं है, चाहे 2 लेग वाला इंसान हो हमारे घर में, चाहे 4 लेग वाला कुत्ता हो, सब घूमेंगे अपने अपने हिसाब से। चलिए दे की वर्ब है इंसिस्ट, बाय लॉज एंड मेंटेनेंस चार्जेस की वर्ब है एंटाइटल। जब आप एंटाइटल होते हैं किसी चीज़ को तो टू लगा के बताएं। दे एंटाइटल ऑक्यूपेंट्स ऑफ अ फ्लैट, और किस चीज़ के लिए? टू कॉमन फैसिलिटीज़। ठीक है, यू आर एंटाइटल टू समथिंग, किसी चीज़ के आप हकदार हैं, एंटाइटल टू समथिंग। रिगार्डलेस ऑफ में OFF नहीं लगेगा, हमेशा OF लगेगा, याद रखें इसको। कह रहा है जी देयर स्लोगन, उनका नारा है, स्लोगन है, क्या है? रनिंग फ्री इज़ माई नॉन वायलेंट हाउंड्स राइट। आज़ाद घूमना मेरे इस ना हिंसा करने वाले या वायलेंस ना करने वाले हाउंड का राइट है, कुत्ते का हक है। हाउंड मतलब डॉगी। एर कह रहा है एंड ही शेल हैव इट, और इस राइट को वो हैव करेगा, इस हक का वो पूरा फ़ायदा उठाएगा। मेरे डॉगी का हक है कि वो कहीं भी घूम सके, नॉन वायलेंट है, किसी को काटेगा नहीं, और जहाँ चाहे उसको घूमने दो। चलिए रनिंग फ्री सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, रनिंग सब्जेक्ट बनेगा, फ्री इसका ऑब्जेक्ट है। अच्छा ही की वर्ब है शेल हैव। बढ़े आगे, चलो अब इनके आपस के झगड़े को सुलझाने की बात करेगा। कह रहा है निगोशिएशन, इफ दैट बी द वर्ड, राइवल यूक्रेन गाजा इम्पास। कह रहे इनके बीच का जो झगड़े की सुलटारा है निगोशिएशन है, जो बातचीत है झगड़े को सुलझाने वाली। कह रहा है अगर उस वर्ड की बात करें, अगर इनके आपसी झगड़े को सुलझाने की बातचीत को निगोशिएशन बोलें, इफ़ दैट बी द वर्ड, तो राइवल करता है वो निगोशिएशन, या वो कंपटीशन देता है, राइवल करता है यूक्रेन और गाजा में होने वाले गतिरोध को। तो यूक्रेन, रशिया, फिलिस्तीन, गाजा, इजराइल वाला जो चल रहा है निगोशिएशन, उससे भी बड़ा निगोशिएशन जो है ना ये लोग करते हैं, है ना। चलिए निगोशिएशन की वर्ब है राइवल, राइवल करना यानी किसी को फुल कंपटीशन देना एज अ राइवल, दैट की वर्ब है बी। कह रहा जी डॉबरमैन लॉट बेयर फैंग, बेयर्स फैंग। जो डॉबरमैन वाले हैं, लॉट का मतलब होता है गुच्छा, डॉबरमैन कुत्ते का नाम है, बड़ा खतरनाक कुत्ता है, बड़ा वायलेंट है, खतरनाक, डेंजरस। कह रहा जी डॉबरमैन वाले तो बेयर करते हैं यानी दिखाते हैं अपने फैंग्स, यानी कि जो है तीखे वाले दांत। कोई जानवर जब गुस्सा होता है तो दांत दिखाता है ना अपने, तो डॉबरमैन भी ऐसा ही होता है, बहुत एकदम अटैक करता है दांत दिखा के। तो कह रहे जो डॉबरमैन के मालिक हैं उनको तो वो सबसे ज़्यादा गुस्सा होते हैं, उनको लगता है हमारा कुत्ता तो छीनेगा ही हमसे, तो वो तो अपने दांत दिखाने लगते हैं झगड़े के वक्त, फैंग्स दिखाते हैं। कह रहा है जी पेट पीव्ड लॉबी गिव्स नो पॉज, और कह रहा है वो वाली लॉबी, लॉबी मतलब समुदाय, वो वाला कम्युनिटी जो पेट पीव्ड है। देखिए पीव का मतलब होता है इरिटेशन, पेट पीव एक ऐसी पीव है आपकी, एक ऐसी इरिटेशन है जो आपको बचपन से है किसी चीज़ को लेकर के। हर आदमी की कुछ ना कुछ पेट पीव होती है, समझ रहे हो। अब उसी पेट पीव नाम के फ्रेज को इन्होंने पालतू जानवरों से जोड़ करके यहाँ यूज़ कर दिया। पेट पीव का मतलब ही है इरिटेशन या किसी चीज़ को लेकर के अनोयंस, कोई आपको दिमाग में जो चिढ़ होती है। कह रहा है जी चिढ़ रखने वाले, पेट पीव वर्क करने वाले कुत्तों से उनकी जो लॉबी है ना वो कोई पॉज नहीं देती है, वो बिल्कुल भी रुकती नहीं है, मतलब समझ गए ना, दे
गिव नो पॉज, वो एकदम झगड़े के अंदर लगे हुए हैं। कह रहे जी वन बिटन लेडी इज ट्वाइस एज वॉसिफरस, कह रहे एक ऐसी महिला भी है जो बिटन है, जिसको किसी कुत्ते ने कभी काटा है, वो दुगनी वॉसिफेरस है या दुगना जोरों से बोलती है। जब नेगोशिएशन हो रही है तो दुगना चिल्ला रही होती है। वॉसिफेरस कैकोफोनस ये वर्ड आप देख चुके हैं। बिटन यानी जिसको काटा हुआ है। कह रहा है जी मजल माई एंगर, अब वो महिला सवाल पूछ रही है। मजल का मतलब होता है शांत करना, माई एंगर यानी मेरा गुस्सा। तो सवाल पूछ रही है, वो कह रही मैं गुस्सा शांत करूं। मैड और वट, मैड और वट मतलब पागल हो गए हो क्या, ये वट WHAT वाला वट है, उसको वॉट लिख दिया है। तो वो कह रही है सबसे कि तुम मुझे गुस्सा शांत करने को कह रही हो, क्या तुम पागल हो, मुझे तो कुत्ते ने काटा है, मतलब सच में मुझे किसी डॉगी ने काटा है। इस तरह से वो अपना गुस्सा बता रही है। कह रहा जी नीदर पार्टी ब्लिंक्स लेट अलोन बार्क डाउन, दोनों में से कोई भी पार्टी ब्लिंक भी नहीं करती, आंख भी नहीं झपकती। लेट अलोन यानी बात ही छोड़ दीजिए, लेट अलोन भौंकने, बार्क डाउन करने की या अपनी आवाज़ को नीचे लाने की। ऐसा झगड़ा हो रहा है कि उसमें पलक भी नहीं झपक रहे हैं, एक दूसरे को आंख से आंख दिखा रहे हैं। कह रहा है जी वही नहीं काम कर रहे पलक झपकने का, तो आप इनसे कैसे उम्मीद करोगे कि इस झगड़े में वो डाउन करके अपनी बात को नीचे लाएंगे। बात डाउन करना वही यानी अपनी आवाज़ को शांत करना, जो भौंकने की आवाज़ आप निकाल रहे हो लड़ाई करते हुए उसको धीमा करना। चलिए पार्टी की वर्ब है ब्लिंक्स, नीदर इधर के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, याद रखना। लेट अलोन का मतलब है बात ही छोड़ दो, ठीक है, लेट अलोन। कह रहा है जी पीस ब्रोकर्स हैव बिगन फीलिंग लाइक बोन ऑफ कंटेंशन इटसेल्फ, जो पीस ब्रोकर हैं वो लोग जो पीस को यानी शांति को ब्रोकर कर रहे हैं, शांति समझौता करवा रहे हैं। कह रहा है जी वो शुरू कर चुके हैं, हैव बिगन फील करना इस चीज़ को, जैसे वही बोन ऑफ कंटेंशन है, झगड़े की जड़ है। इस पूरे मामले में बोन ऑफ कंटेंशन है। बोन ऑफ कंटेंशन पता होगा आपको, ईडीएम झगड़े की जड़, जिस मामले पे झगड़ा शुरू हुआ है। अब बोन ऑफ कंटेंशन क्या है जी, दैट दे हैव बिटन मोर देन दे कैन चू, कि वो लोग बाइट कर चुके हैं ज़्यादा को, वो लोग जो हैं एक बड़ा सा बाइट अपने मुंह में ले चुके हैं ज़्यादा, और किससे ज़्यादा, जिसको वो चू कर सकें या चबा सकें। तो ये एक फ्रेज है इंग्लिश में, बाइट मोर ऑफ समथिंग देन यू कैन चू। आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली है, या इतना सारा खाना अपने मुंह में डाल लिया है जिस जिम्मेदारी को आप निभा नहीं सकते, या जिस खाने को आप चबा नहीं सकते। समझ पा रहे हो? तो पीस ब्रोकर सोच रहे हैं कि हम कहाँ फंस गए इनके झगड़े में, हमने क्यों इस जिम्मेदारी को उठा लिया कि कुत्तों के मालिक और कुत्तों के नफरत करने वालों के बीच के झगड़े को सुलझा दें। चलिए पीस ब्रोकर्स की वर्ब है हैव बिगन, बिगन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिगिन बिगेन बिगन हैव के बाद लगी हुई है। दे आया पीस ब्रोकर्स के लिए, बिटन ऑफ इसकी वर्ब है, दे आया इनके लिए अगेन, कैन चू इसकी वर्ब है। बोन ऑफ कंटेंशन देख लेना, झगड़े की जड़ को बोलते हैं, इसको एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड भी बोलते हैं। कह रहा है इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिमेन एज न्यूट्रल एज अ स्विफ्ट मास्टिफ, कह रहा है अब ये बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता है ऐसे मामलों में कि आप बने रहें इतना न्यूट्रल जैसे कि ये स्विफ्ट मास्टिफ होता है। मस्टिफ एक कुत्ता है स्विट्ज़रलैंड का, स्विट्ज़रलैंड की ब्रीड है, और स्विट्ज़रलैंड ने कभी भी जंग को इतिहास में पिछले 500-1000 साल में लड़ी नहीं। ये हमेशा न्यूट्रल रहते हैं, ना किसी के साथ आते हैं ना किसी के खिलाफ होते हैं। तो इस चीज़ पे व्यंग बना रहे, कह रहे कि इस जंग में स्विट्ज़रलैंड, या यूँ कह दें स्विट्ज़रलैंड के जो कुत्तों की ब्रीड है उतना तो हम न्यूट्रल रह ही नहीं सकते, हम भी किसी ना किसी की तरफ हो लेते हैं जंग के अंदर, इस लड़ाई के अंदर। चलिए इट की वर्ब है इज, अगेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, स्विस मास्टिफ कुछ नहीं है, स्विट्ज़रलैंड के एक कुत्ते की जो है नस्ल है। चलो आगे बढ़े। लास्ट पैराग्राफ है, चलिए छोटा सा ये कह रहा है और चाइनीज चाओ अलोन मेंटेन्स इट्स इनस्क्रूटेबल मेन, कह रहा है हमारा जो चाइनीज चाओ नाम का कुत्ता है, इसको चेक करना नेट पे, मैंने भी देखा, एक चाओ ब्रीड है, चाइना से आती है डॉगी की। कह रहा है हमारा जो चाइनीज़ कुत्ता है इस सोसाइटी में जहाँ झगड़ा हो रहा है वो अकेले ही मेंटेन करता है या बना के रखता है ऐसे एक मेन को या मिजाज को जो इनस्क्रूटेबल है, या फिर ऐसा कह दें जो समझ में ना आए, मिस्टीरियस हो। यानी कोई ऐसा आदमी होता है ना जो बहुत विद्वान होता है, इंटेलिजेंट होता है, उसके मिजाज को शक्ल देख करके आप पता नहीं कर पाएंगे वो क्या सोच रहा है। तो ये चाइनीज़ कुत्ता भी कुछ इसी टाइप का है, और ये अपनी इनस्क्रूटेबल मेन को मेंटेन करता है अकेले इस पूरे झगड़े में। और क्या सोच रहा होता है ये चुपचाप ये सोच रहा होता है, वाइल क्वाइटली प्लॉटिंग हाउ टू बेनिफिट फ्रॉम दीज 2-legged पुडल्स, वो ये सोच रहा होता है कि कैसे क्वाइटली या धीरे धीरे वो प्लॉट कर रहा होता है या योजना बना रहा होता है, प्लान कर रहा होता है, तो साजिश बना रहा होता है कि कैसे बेनिफिट लिया जाए इन 2 लेग वाले पुडल्स का या डॉगीज़ का। भाई कुत्तों को भी तो हम कुत्ते ही लगते होंगे, कुत्ते यही सोचते होंगे ये भी डॉग्स हैं, दूसरे तरह के हैं, इनके 2 पाँव हैं,
तो ये चाइनीज चाओ को आपको देख के लगेगा इस झगड़े में कि वो शांत पड़ा है साइड में और वो ये सोच रहा है कि इन 2 पाँव वाले डॉगी जो आपस में लड़ रहे हैं इनसे कैसे मैं बेनिफिट उठाऊं और कैसे उठाऊं। ये वो पुडल्स हैं या वो डॉगीज हैं, 2 पाँव वाले इंसान हैं, रिफ्यूजिंग टू यूज़ देयर नूडल्स, जो मना कर रहे हैं अपने नूडल्स को यूज़ करने में। नूडल्स तो मैगी भी होती है और नूडल्स जो है दिमाग के लिए, ब्रेन के लिए एक इनफॉर्मल वर्ड भी है। अगर आप दिमाग को देखेंगे एनाटॉमी तो आपको नूडल जैसा लगेगा, है ना, वेन्स दिखेंगी आपको, न्यूरॉन्स दिखेंगे। तो कह रहा है जी वो ये सोचता है ये 2 लग के कुत्ते, ये पुडल्स जो मना कर रहे हैं अपना दिमाग यूज़ करने में, जो बिल्कुल समझ के साथ लड़ाई करना नहीं जानते। चलिए, चाइनीज चाओ वर्ब है इसकी मेंटेन्स, मेन यानी मिजाज, इनस्क्रूटेबल यानी जो मिस्टीरियस हो, पुडल एक कुत्ता है, नूडल आपका दिमाग है। कह रहे कॉम्प्रोमाइज इज ईजी बट हु सेज राइट्स एंड रूल्स कैन को एग्जिस्ट। अब लास्ट में इसने फिर से एक व्यंग मारा है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना ईजी है, बहुत अच्छा है, आसान है समझौता करना, लेकिन ये किसने कहा साहब से, हु सेज, कि आपके हक, आपके अधिकार और आपके रूल्स दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में तो यही होना चाहिए ना, आपके हक और कुछ रूल्स दोनों बन जाएं। कुत्ता होगा लेकिन वो ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं करेगा। कह रहे किसने कहा आपको कि ये सब वो काम कर सकते हैं, है ना। ये कुत्ता ही सोच रहा है इस तरीके से कि ये इतने बद दिमाग हैं ये ह्यूमंस कि ये इस बात को समझ नहीं पा रहे कि राइट्स और रूल्स जो हैं साथ में भी बना सकते हैं। चलिए रैप अप करते हैं क्लास को। होपफुली ऑकवर्ड नहीं लगा होगा आपको ये आर्टिकल, थोड़ा पढ़ने में है ऐसा, और ये थोड़ी इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है ना तो चैलेंजिंग फील होती है, इसीलिए मैं इस आर्टिकल को लाया था। क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताना। एक छोटा सा मैं आपको रिवीजन दे देता हूँ। स्नॉल करना यानी गुस्सा दिखाना, वैग करना यानी अपनी खुशी दिखाना, न्यूसेंस होती है वो चिढ़ और खीज जो आप अपने एक्शंस की वजह से आसपास के लोगों को क्रिएट करते हो। स्पेड होती है श्रृंखला किसी चीज़ की एक के बाद एक। मायोपिक यानी जो दूर का ना देख पाए। फुल प्रूफ यानी जो एकदम वेल डिज़ाइंड और सिक्योर हो। वेहमेंटली यानी ज़ोरों ज़ोरों से। पेडेस्टलाइज करना, किसी को पेडेस्टल पे, मंच पे बिठाना, किसी को आइडोलाइज करना। स्ट्रे है आवारा। कीप ऑफ करना, किसी इंसान को या चीज़ को कहीं से दूर रखना। इम्पास होता है डेडलॉक, गतिरोध, जो आपको LAC में मिलेगा चाइना भारत के बीच। मजल करना यानी दबाना किसी चीज़ को, आवाज़ को किसी की, है ना। बॉर्न ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। इनस्क्रूटनेबल, जिसकी स्क्रूटनी ना की जा सके, जो मिस्टीरियस हो। पेट पीव होती है ऐसी चिढ़ जो आपको बचपन से है किसी चीज़ को लेकर के। वसीफरस यानी जिसमें बड़ा शोर हो, कैकोफोनस हो। पूडल होता है एक टाइप का कुत्ता जो काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। चलो क्विज पे आए। इस ऑथर ने आर्टिकल में यूक्रेन गाजा के इम्पास या गतिरोध का रेफरेंस क्यों दिया, क्या रीज़न था उसके पीछे, यूक्रेन गाजा से क्यों कनेक्ट किया इस सोसाइटी के झगड़े को। दिखाने के लिए सटायर के साथ में, व्यंग के साथ में, कि कितना बड़ा एलिवेट हो जाता है इस कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही एब्सर्ड प्रोपोर्शन तक, बहुत ही बेवकूफ़ाने लेवल तक, है ना। यूक्रेन गाजा दिखा करके यही बताना चाह रहा है कि ये सोसाइटी में भी यूक्रेन की तरह और रशिया की तरह लड़ने लगते हैं, ऐसा काम होता है। फर्स्ट की वर्ब है सी। चलो कॉलम ए और कॉलम बी मैच करने हैं, बहुत आसान है मुझे पता है। मान लीजिए फुल प्रूफ का मीनिंग आपको लगे वेहमेंट, तो 4 के साथ में ए मैच होगा, 3rd के साथ में डी मैच हो जाएगा। इस तरीके से आपको मैच करना है। ईडियम पूछी यहाँ से, टू बाइट मोर देन यू कैन चू, इसका क्या मीनिंग है। इनस्क्रूटेबल का मीनिंग पूछा है, ये 1 वर्ड भी आप ऑलरेडी कर चुके हैं। 3 एरर्स मिलेंगी आपको लास्ट में। पहली एरर मिलेगी इस एंटाइटल वर्ड की वजह से, दूसरी आपको मिलनी चाहिए हेडक्वार्टर वर्ड के आसपास, और तीसरी आपको ज़रूर मिलेगी इस वर्ड के वजह से, ठीक है। चलो एक चौथी एरर भी मिल जाएगी, ढूंढना मिल सके तो मिला लेना उसको भी। चलो 11 क्वेश्चंस हो गए आपके, सभी के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं। चेक करना आउट ऑफ 11 कितने मार्क्स मिले, जरूर से बताना। क्लास कैसी लगी, फीडबैक भी अपना दे सकते हैं। अंटिल